सीएसडी एक पहला ऐसी संस्था इस विश्वविद्यालय में बनी है जो सामाजिक लड़ाई की मुझे लड़ना हो तो एक बात है, लेकिन उसको किस तरह से लड़ना उन्होंने भी रोड मैप बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि इसको सामाजिक समरसता का मंच बनाकर, कई बार क्या होता है कि हम कोई बात अपनी कहीं कहना भी चाहें तो अगर हमारे वर्ग अलग अलग बढ़ करके एक दूसरे के सामने खड़े रहें या एक दूसरे की बात ही ना कर पाए, संवाद ही ना हो, तो वो बात हम कैसे उस समरसता में कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया था। विश्वविद्यालय में ये मेरा ख्याल है पहला ऐसा कोई संगठन बना होगा जिसमें हर वर्ग के लोग मिले। उसका ध्येय हो सकता है कि सामाजिक न्याय करना है, लेकिन उन्होंने, आप देख सकते हैं आज यहाँ पर, यहाँ की परिस्थिति से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें सभी वर्ग के लोग हैं और इनका ध्येय सामाजिक समरसता के नाम से सामाजिक न्याय की तरफ कैसे अग्रसर होना है, ये एक रोडमैप लेके चल रहे हैं और उसमें इनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। इसलिए बाकी सब जो विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे एक वर्ग विशेष के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहने का कार्य करते हैं, हालांकि कई बार उनमें से कई ऐसे भी हैं, मुझे माफ कीजिए, जो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। तो अलग अलग सबकी परसेप्शन है। तो हमारी परसेप्शन, हम लोग इनके साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको ये अपना हिस्सा समझते हैं और हम इन्हें अपना हिस्सा समझते हैं। इसीलिए उस सब चीज़ों को जहाँ पर कहीं कोई डिबेट डिस्कशन की भी बात हो या यहाँ पर कहीं पे कोऑर्डिनेशन की बात हो करके चलते हैं, तो हमें लगता है कि रास्ता जो है, जो कुरीतियाँ समाज की रही उनको काटने का काम ऐसे ही प्रयासों से हो सकता है, जो हो रहा है। इसके लिए ये सब लोग बधाई के बहुत बड़े बधाई पाते हैं। भाई साहब, एक दो बातें मैं आपसे मतलब विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए भी कहूँगा, क्योंकि बाकी सब बातें तो आप हमें बताएं। मैं कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ। 1998 में 5वां वेतन आयोग आया, उसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कोई प्रमोशन स्कीम आ रही थी और जब एक्चुअल उसकी संरचना बनने लगी कि किन का प्रमोशन कैसे होगा, तो मुरली मनोहर जोशी जी थे उस समय, भाई साहब को तो पता है, और तो कहीं पे टूटा का और मंत्रालय का कुछ टकराव हो गया। जो लोग उस पर पूरी बैकग्राउंड जानते हैं तो वो थोड़ा सा इस बात को भी जानते होंगे कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके इंटरवेंशन से एक ऐसी स्कीम जिसको MPS 1998 कहा गया, वो बनी, जिसमें सेल्फ असेसमेंट परफॉर्मा बेसिस के ऊपर अगर किसी प्राध्यापक ने जो मेन उसके कार्य माने गए, टीचिंग, और टीचिंग के साथ में अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट लाइफ को कंट्रीब्यूट किया तो भी उसको सब प्रमोशन मिले, या टीचिंग के साथ रिसर्च ही कर लिया तो भी मिले, या मतलब कहना चाहिए कि जो उसके डिफरेंट आयाम होते हैं उसमें से कोई एक या दो में भी एक्सेल किया तो उसको उसका प्रमोशन मिलना चाहिए। ऐसी एक स्कीम रही और सभी लोगों का प्रमोशन उस समय होता। फिर 2010 में UPA के काल में प्रमोशन स्कीम आया। अब मैं उस प्रमोशन स्कीम के बारे में कुछ ज्यादा कहूं तो उसमें यह था कि सब चीजों में पारंगत होना चाहिए, लेकिन वो ये अपने आप में कोई आइडिया कहे तो कई बार लगता है कि शायद इतना खराब ना हो, लेकिन उसमें एक बीच में पेज था। वो पेज क्या था कि जब 1997 से इस विश्वविद्यालय में और बाकी विश्वविद्यालयों में SC/ST रिजर्वेशन लागू हुआ और 2007 से यहाँ OBC का रिजर्वेशन लागू हुआ, तो जिस वर्ग को 2010 की स्कीम के माध्यम से सबसे ज्यादा बेनिफिट होना था, ऐसा स्कीम बनाया सरकार ने। मतलब हम लोग तो यहाँ पर एनालिसिस अपनी करते हैं, हो सकता है कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं वैसा तो आपको ये बात और तरीके से लगे, परंतु हमें लगता है कि वो सब तो अड़चनें जान करके पैदा की गई थी और एक वर्ग विशेष जिसको एंट्री इस विश्वविद्यालय में मिला था,
1998 में रिजर्वेशन SC/ST का आया, फिर OBC का रिजर्वेशन जैसे मैंने बताया 2007 में आया, और जब उनकी प्रमोशन ड्यू हुई तो प्रमोशन बंद हो गई। वो प्रमोशन बंद हुई, सालों साल सभी शिक्षक, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों चाहे विशेष वर्ग के हों, वो सभी लोग इसका इंतजार करते रहे। और फिर समय निकलता रहा, 2018 का समय दोबारा आया, मंत्रालय से इस बारे में बातचीत हुई, और कई बार सिद्धार्थ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनकी मदद हमने लिया, और भी लोगों का हमने मदद लिया, अपनी बात को हमने मंत्रालय तक पहुंचाया, और सारे विषयों के साथ में जो लोग जानते हैं इस बात को, हमने ये विषय भी उनके सामने रखा कि हम कोई रिलैक्सेशन नहीं मांगते, ना हम किसी वर्ग के लिए कोई रिलैक्सेशन मांगते, हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी रैशनल स्कीम आप दीजिए जिसमें सभी वर्गों का समन्वय होकर के वो जो रुकी हुई प्रमोशन है वो हो सके। और हमने उनको याद दिलाया कि 1998 के बाद 2001 में या 2000 में फैसला हुआ, 2001 में वो नोटिफाई हुई थी NPS 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। तो उसका ध्येय या उसका प्रिंसिपल क्या था? वो किसी के लिए दया करने के लिए या ऐसा नहीं था, उसके पीछे लॉजिस्टिक्स थे, लॉजिक। इस सरकार ने बड़ी संजीदगी से हमारी वो बात सुनी, और सुनने के बाद में CAS 2018 करियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 उन्होंने डिक्लेयर किया, उसका गजट नोटिफिकेशन किया। फिर उसके बाद हम उसके नियम के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट कराने में कामयाब हुए। लेकिन कई बार क्या है कि कोई नियम तो बन जाता है भाई साहब, लेकिन नियम बनने के बाद में भी कहते हैं ना अर्बन नक्सल्स रहते हैं, वो सरकार कुछ बना के दे भी दे ना, अच्छा, तो वो नक्सल्स अर्बन नक्सल्स होते हैं, वो उसको जनता तक पहुंचने नहीं देते। हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था कि जो चीज सरकार ने डिक्लेयर कर दी वो भी शिक्षकों तक ना पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई, और सभी वर्गों के लोगों को जैसा बताया 5000 से ऊपर यूनिट्स के अंदर, हो सकता है इसको किसी को 1 मिला हो, किसी को 2 या किसी को 3 या 4 प्रमोशन भी इकट्ठा मिला, और सभी लोगों को पिछले 1 वर्ष में ऑलमोस्ट ये प्रमोशन का काम पूरा हुआ, पेंडिंग प्रमोशन का कम से कम काम पूरा हुआ है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र भी हैं, और आप सबका कंट्रीब्यूशन कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये केवल और केवल प्रमोशन नहीं मैं मानता इसको। मैंने राजकुमार पटवारिया जी से परमिशन लेके ये बात कह रहा हूँ, मनोज कैन से परमिशन लेके ये बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को क्या मैं कहूँ कि जो ये प्रमोशन हुआ है इसमें सामाजिक न्याय भी उतना ही सम्मिलित है जितना प्रमोशन किसी और का हुआ, क्योंकि ये सामाजिक न्याय भी तो जरूरी था। क्योंकि जब नंबर एक वर्ग का आना शुरू हुआ तो ऐसा स्कीम आ गया कि रुक गया सब कुछ, उसको क्या मानेगा? तो इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए हम लोगों को। अब आगे क्या दूसरा बड़ा इशू है रेगुलराइजेशन का। अब यहां बैठे 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके संज्ञान में ये बात डालना बड़ा जरूरी है कि हम कह रहे हैं रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एड हॉक टीचर्स। अब इस जितनी पोस्टें हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पर 4500 शिक्षक काम कर रहे हैं, सब जानते हैं कि 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से उसमें से आधे के करीब लोग जो हैं वो उसी वंचित समाज से। तो अगर एग्जिस्टिंग एड हॉक टीचर्स का रेगुलराइजेशन, जिन्होंने यहाँ अपने समय लगाया, अपना यूथ लगाया, उनकी मेरिट भी है, सब कुछ है, उन्होंने अपने सारे वो टेस्ट स्टूडेंट के सामने जाके पास कर लिए सर, तो क्या सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती कि इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में, इस समरसता की लड़ाई में आप
आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के इंटरवेंशन से सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला निकाले जिससे हमारे वंचित वर्ग के भी और बाकी सभी लोग जो अपनी अपनी पोजीशन पे जो जहां पढ़ा रहे हैं उनका रेगुलराइजेशन हो सके, परमानेंट अपॉइंटमेंट हो सके। तो इसकी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट इन सबके प्रेजेंस में करनी थी। ये कोई बात हम लगातार पिछले 2 साल से कह रहे हैं, ये नहीं कि क्योंकि अभी चुनाव इसलिए कह रहे हैं, हम वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लगातार पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई के अंदर भी सीएसडी के साथ में मिलकर के हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसका प्रमाण प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिया भी था जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इस बारे लगातार हमसे संपर्क साधे रखा और इसकी विशेषताएं और इसकी नीड के ऊपर हमको बताते रहे। तो अंत में जब वो 200 पॉइंट रोस्टर रिस्टोर हुआ, जिसकी लड़ाई के बारे में आप सभी अच्छे से जानते ही हैं सर, ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस बनने के बाद में फिर बिल भी आ गया। तो वैसा ही कोई बिल या वैसा ही कोई ऑर्डिनेंस सर जो हमारे विश्वविद्यालय में वेल डिजर्विंग, ट्राइड एंड टेस्टेड और जिन लोगों ने इस विश्वविद्यालय में अपनी वर्थ प्रूव किया, जो भी विश्वविद्यालय का नाम है वो आज ही लोगों की वजह से है सर। और इनको अगर किसी कारण से बिना इंक्रीमेंट से, बिना मेडिकल सुविधा के, बिना किसी मेडिकल लीव के, बिना तमाम तरह की प्रमोशन की अगर सालों साल काम करना पड़ता है तो सर उसका न्याय दिलाने की लड़ाई में आप लोगों के से ज्यादा बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकते। हम आपको आकर के आपके कार्यालय में मिलना चाहेंगे, पूरे आर्गुमेंट्स हमारे लिखित में हम आपके पास जमा कराना चाहेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आप बातें हम आपसे कह रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, उनमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी समझ है, उसमें ही सबका भला है, इस विश्वविद्यालय का ही भला है। जितना हम देर करते जा रहे हैं ये विश्वविद्यालय, इनमें से बहुत सारे हीरे होता जा रहा है, ये और जगह जाके विश्वविद्यालयों में अपॉइंट हो रहे। कितने ही हमारे साथी ऑलरेडी डीयू के सिस्टम को छोड़ करके, क्योंकि बाकी जगह अपॉइंटमेंट्स और बाकी जगह सब चल रहा है, तो क्यों ना इनको एक स्ट्रोक में रेगुलराइजेशन के लिए इनके लिए प्रयास किया जाए। सर हम आपसे मिलेंगे, सारी बातें आपसे करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर सरकार से बात करके निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।